मगर उनके उपयोग में जो संस्कृति चाहिए वह तुरंत नहीं आ सकती, ठीक है ना। अब हम पिरामिड शेप में मकान बनाएंगे या गुंबद शेप में बनाएंगे, ये चीज़ हम तुरंत नहीं ला सकते। संस्कृति संस्कृति तो भाई सदियों से चलती चली आ रही है, परंपरागत। जो आदमी अचानक धनी हो जाता है, जैसे उदाहरण ले लो, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है। मान लो कोई अचानक से पैसे वाला हो गया, लॉटरी लग गई, लाखों करोड़ों जीत गया, या किसी ऊंचे पद पे पहुंच गया। अब उसे चिढ़ाने के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है, अपस्टार्ट। अपस्टार्ट का मतलब होता है यूं अभी के अभी ये आदमी ऊंचे पद पे चला गया, ऊंचे पोस्ट, ऊंचे ज़्यादा पैसे कमा लिया। ये एक हंसने हंसाने वाली बात है, अपस्टार्ट वर्ड। लोग, ठीक है ना, लोग बुरा समझते हैं, और इसलिए बुरा नहीं समझते कि अचानक धनी हो जाना या ऊंचे पद पर पहुंच जाना कोई बुरी बात है, बल्कि इसलिए कि धनियों तथा ऊंचे ओहदे वालों को जो संस्कृति है वह तुरंत नहीं सीखी जा सकती। एक्चुअली ये बुरा क्यों मानते हैं अपस्टार्ट को? ये जो वर्ड है अपस्टार्ट, मान लो तुमको अचानक कल लॉटरी लग गया, तो क्या बुराई है इसमें? बुराई सिर्फ इतना है कि जो बरसों से रतन टाटा और अनिल अंबानी हैं, अमीर रईस, उनके जैसे तुम आज हुए हो अचानक से, तो वो जो संस्कृति उनके अंदर है, कल्चर अमीरी का, वो तो तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम में तो देरी से आएगा, आते आते आएगा, उनमें तो बरसों से है, उनके जैसे तो बन नहीं पाओगे, इसीलिए बुरा मानते हैं। अब हम लोग बन जाएंगे करोड़पति एक ही दिन लॉटरी से, लेकिन फिर भी गमछा पहन के घूमेंगे रास्ता में, है ना। और वो भाई करोड़पति है, और तुरंत कैसे डाइनिंग टेबल पे बैठेगा, कैसे कपड़े पहनाने के लिए भी कोई होगा एक आदमी, फिर आएगा गाड़ी में से दरवाज़ा खोलने के लिए एक आदमी होगा, उनका एक अलग कल्चर है, वो अलग कल्चर में है, वो कल्चर सीखना पड़ता है हम लोगों को। इसलिए ऊंचे ओहदे पर पहुंचा हुआ व्यक्ति यदि पहले से अधिक विनयशील ना हो जाए तो वह चिढ़ाने लायक हो जाता है। तो वही बात हो गया ना, कि भाई अचानक पैसा आ जाए, अचानक ऊंचे ओहदे पे आ जाओ, तो तुमको विनयशील होना पड़ता है। जितना ज़्यादा धनवान बनोगे उतनी अच्छी तुम्हारी संस्कृति होनी चाहिए। धन होना क्या है? सभ्यता की निशानी है। तो सभ्यता और संस्कृति तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं ना। तो धनवान बनोगे तो संस्कृति तो आनी चाहिए। और अब स्टार्ट बोल के इसीलिए लोग मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि अचानक से संस्कृति आएगा नहीं। अब अगला पैराग्राफ। संस्कृति ऐसी चीज़ नहीं जिसकी रचना 10-20 या 100-50 वर्षों में की जा सकती है। समझ गए ना? ये ऐसा मत सोचना कि पिछले 10-20 साल में ही संस्कृति बन गया बंगाली संस्कृति। नहीं, 10-20 साल में बन गया बिहारी संस्कृति, मद्रासी संस्कृति ना। अनेक शताब्दियों तक एक समाज के लोग, शताब्दी, ठीक है ना, कई सौ साल तक जिस तरह से तुम खाते पीते रहते, सहते, पढ़ते लिखते, सोचते समझते, राजकाज चलाते, धर्म कर्म करते, उन सभी कार्यों से उसकी संस्कृति उत्पन्न होती है। तो एक बात क्लियर हो गया ना, संस्कृति का निर्माण कितने सालों में होता है? 10-20-25 साल में नहीं, शताब्दियों में। एक ही जैसा खाना खाते खाते खाते, ठीक है ना। पूरे संसार में भात और दाल का नाम लोगे तो क्या याद आएगा? इंडिया, और कोई जगह नहीं याद आएगा। ये हमारी संस्कृति बन गई है, ठीक है ना। भात और दाल, ये हमारी संस्कृति हो गई। अनेक वर्षों से, शताब्दियों से कृष्ण का नाम लेंगे, राम का नाम लेंगे तो कहाँ याद आएगा? भारतवर्ष याद आएगा। अनेक सदियों से, शताब्दियों से ये संस्कृति चली आ रही है कि अतिथि देवो भव, कहाँ का याद आएगा? ये नाम आएगा तो भारत का याद आएगा। हमारे यहाँ अतिथि को भगवान मानते हैं। मरने के बाद, अथवा सॉरी, यहाँ तक कि हमारे उठने बैठने, पहनने ओढ़ने, घूमने फिरने, रोने हंसने में भी हमारी संस्कृति की पहचान होती है, ठीक है ना। अब जैसे जो लोग गाँवों में रहते हैं, जो लड़कियाँ गाँवों की हैं, वो लोग बहुत ही रेस्ट्रिक्शन में रहती हैं, ठीक है ना। घर की चार दीवारी या घर के बाहर का थोड़ा सा एरिया, उतने ही दूर में उनके हंसी पर भी अंकुश होता है। तो कई साल तक वो लोग उस संस्कृति में ढल के आई हैं। जब वो कलकत्ते में आएंगी, मुंबई में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगी, और वहाँ की लड़कियों को जोर से हंसते हुए देखेंगी, वो यहाँ शहर की संस्कृति है, तो उनको हैरानी होगी, ये कैसे हंस रही है? ये भगवान, इसको शर्म नहीं है, अपने पापा से डर नहीं है, ऐसा हंस रही है। और यहाँ, यहाँ हमारे पापा ने और हम लोगों ने अपने बच्चों को क्या सिखाया है कि बेटा जब हंसी आए तो जोर से हंसो, ठहाके मार के, ठीक है ना, गब्बर सिंह जैसा हंसो। तो हम लोग उनकी हंसी को जब देखेंगे, दबी हुई हंसी को, तो हम लोग हैरान हो जाएंगे, हे भगवान, बेचारी बच्ची,
इसको तो समाज ने पूरा दबा के रखा है। यद्यपि हमारा कोई भी एक काम हमारी संस्कृति का पर्याय नहीं बन सकता। अब किसी के एक काम से लेकर के उसकी पूरी संस्कृति को गाली मत दे देना भाई, बुरा मत बना देना। कई बार तुमने सुना होगा, ध्यान से समझना, है ना। अब हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ का एग्जाम्पल है, कलकत्ते में, बंगाल का। अब जो यूपी बिहार से नॉन बंगाली लोग आए हुए हैं, ठीक है ना, तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं कि एक एक्टिविटी से उसके पूरे संस्कृति को गलत बोलना गलत है। अब कहीं यूपी बिहार से आया हुआ आदमी है तो उसको देखते ही बहुत सारे बंगाली भाई लोग बोलते हैं, ओ छत्तू खाता है, ठीक है ना, छातू खाए यार, और गाय की नहीं, जोर नहीं, छातू खाए। तो छातू खाए बोल के उसकी बदनामी कर दिए, उसकी बुराई कर दिए, ये दिखा दिए कि इसकी खाने पीने की संस्कृति गई गुजरी है। अच्छा, जैसे इन्होंने कह दिया, अब वैसे वो लोग भी पीछे नहीं हटते हैं, तो वो लोग भी नाम लेते हैं, वो पांता भात खाए, भात में पानी डाल देता है लोग, शरीर में जान कहाँ से रहेगा, खाली पांता भात खाता है, मूढ़ी खाता है, तो उससे कहाँ से बॉडी में आएगा। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग किसी की संस्कृति की बुराई नहीं कर सकते। असल में संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है और यह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। इसलिए इसलिए जिस समाज में हम पैदा हुए हैं अथवा जिस समाज से मिलकर हम जी रहे हैं उसकी संस्कृति हमारी संस्कृति है ना, सदियों से है। यही बात इसमें समझाना था। हमने जीवन में हम जो संस्कार जमा करते हैं वह भी हमारी संस्कृति का अंग बन जाता है। मरने के बाद हम अन्य वस्तुओं के साथ अपनी संस्कृति की विरासत भी अपनी संतानों के लिए छोड़ जाते हैं। इसमें मेन बात यह है कि जो संस्कार हमने पाए वो भी हमारी संस्कृति बन जाती है और फिर हम लोग संस्कृति को ट्रांसफ़र कर देते हैं। किसको? अपने बच्चों को। हम मर जाते हैं, अपने बच्चों को दे जाते हैं। तुम्हारी मम्मी तुम्हें सिखाती होगी कैसे रोटी बनाना है, कैसे सब्जी बनाना है, कैसे मछली भाजना है, वो तुम्हारी मम्मी तुमको सिखा देगी। अब ये रीति रिवाज चलता जाएगा, तुम एक कल्चर में आ जाओगे, ठीक है ना, फिर तुम अपने संतानों को सिखा के चले जाओगे। इसलिए संस्कृति का वह चीज़ मानी जाती है जो संस्कृति वह चीज़ मानी जाती है जो हमारे जीवन को व्यापे हुए तथा जिसकी रचना और विकास में अनेक सदियों के अनुभवों का हाथ है। ये तो हम लोग पढ़ चुके। यही नहीं, संस्कृति हमारा पीछा जन्म जन्मांतर तक करती है। कई जन्मों तक भी ये संस्कृति हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अपने यहाँ एक साधारण कहावत है कि जिसका जैसा संस्कार है उसका वैसा ही पुनर्जन्म होता है। अब ये संस्कार वाली बात कितना सही है कितना गलत है हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन है ना कहावत, सुने हो ना, जैसे तुम्हारे कर्म और संस्कार रहेंगे वैसे तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। सोच लो, जब हम किसी बालक या बालिका को बहुत तेज पाते हैं तब हम अचानक कह देते हैं कि पूर्व जन्म का संस्कार है। राइटर ये सिद्ध नहीं कर रहे हैं कि ये सचमुच में पूर्व जन्म का है कि नहीं, लेकिन ऐसा बोला जाता है, बोलते हैं ना हम लोग। गीता में भी लिखा हुआ है कि हम लोग कई जन्म में बॉडी को सिर्फ कपड़े की तरह बदलते हैं, ठीक है ना। हम लोग का बॉडी जब पुराना हो जाता है तो हमारी आत्मा अमर है, अजर है, वो कभी नहीं मरती है। हमारा आत्मा वैसे ही रहता है, सिर्फ बॉडी मर जाता है, फिर हम लोग दूसरा रूप लेकर के जन्म लेकर आते हैं। तो ये बात सिद्ध हो गया कि संस्कृति कई जन्मों तक भी आती है, शरीर के साथ ही छूट जाता है पुराने जगह पे, ऐसा गलत है। यह आत्मा का गुण है। तब भी हमारी संस्कृति का प्रभाव हमारी आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। अब बॉडी यहाँ छूट जाएगा तो ये मत सोचना कि संस्कृति भी छूट गया। आत्मा, संस्कृति आत्मा का गुण है, वो फिर तुमको अगले जन्मों में आएगा। जैसा संस्कृति में रहोगे, अगर खून ऊन करके जेल में गए हो, फांसी लगा है, तो अगला जन्म में आओगे तो फिर ब्लेड व्लेड मारोगे किसी को, ठीक है ना, फिर किसी को चाकू वाकू खंजर वंजर मारोगे, याद रहे। ऐसी संस्कृति लेके पैदा होगा इंसान पूर्व। ये तो सिद्ध करने वाली बात नहीं है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। अब अगला फिर हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा ब्रेक के बाद। वेट। आदिकाल से हमारे लिए जो भी काव्य और दर्शन रचे जाते हैं, दर्शन मतलब जानते हो ना, दर्शन का मतलब होता है फिलॉसफी। दर्शन मतलब वो भगवान का दर्शन नहीं भाई, फिलॉसफी। फिलॉसफी एक बहुत बड़ा ब्रांच है स्टडी का। तो बहुत प्राचीन समय से जितने भी हमारे कविताएं लिखी जाती हैं, हमारे दर्शन लिखे जाते हैं, चित्र या मूर्ति बनाए जाते हैं, वे हमारी संस्कृति के रचयिता हैं। हमारी संस्कृति की रचना करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। किसका? उन मूर्तियों का, उन कविताओं का, उन दर्शन शास्त्र का बहुत बड़ा हाथ है।
आदिकाल से हम जिस जिस रूप में शासन चलाते आए हैं, जिस जिस रूप में शासन चलाते आए हैं, पूजा करते आए हैं, मंदिर और मकान बनाते आए हैं, नाटक अभिनय करते आए हैं, बर्तन या घर के दूसरे सामान बनाते आए हैं, कपड़े जेवर बनाते आए हैं, शादी और श्राद्ध करते आए हैं, त्योहार मनाते आए हैं, परिवार, पड़ोसी, संसार से दोस्ती या दुश्मनी का जो सुलूक निभाते आए हैं, सलूक मतलब जिस तरीके से निभाते आ रहे हैं, वह सब का सब हमारी संस्कृति का ही अंश है। तो ये मुझे दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी ईज़ी था। ये भी यही बात बता रहा है कि हमारी संस्कृति बड़ी पुरानी चीज़ है। सदियों से बनी हुई चीज़ को संस्कृति कहते हैं, है ना? संस्कृति के उपकरण हमारे पुस्तकालय या संग्रहालय, नाटकशाला और सिनेमागृह ही नहीं, उपकरण समझ रहे हो ना? यानी कि पार्ट, यानी कि वो चीज़ें जिससे संस्कृति बनती हैं। तो हमारी संस्कृति को बनाने में हमारे नाटकशाला भी हैं, मतलब जहाँ नाटक किया जाता है, हमारे सिनेमा थिएटर भी हैं, जहाँ पर पिक्चरें चलती हैं, उससे भी पता चलेगा कि हमारी संस्कृति कैसी है, ठीक है ना? अब आप लोग देखते होंगे कि भाई यहाँ थोड़ा-सा कुछ आपत्तिजनक फ़िल्म में कुछ भी थोड़ा बहुत आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं भाई ये हमारे कल्चर में तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बाहरी विदेशों की पिक्चरों में वो आम बात होती है। संस्कृति के उपकरण हमारे पुस्तकालय, संग्रहालय, म्यूज़ियम में सब जगह मिलेगा क्योंकि उन पर भी हमारी रुचि और चरित्र की छाप लगी होती है। अब हमारे म्यूज़ियम में जो चीज़ें इकट्ठा करके रखी हुई हैं, उससे पता चलता है कि हमारी संस्कृति क्या है, क्योंकि संस्कृति हमारी रुचि है। अब हमारी रुचि वाली चीज़ें ही वहाँ इकट्ठा की हुई रहती हैं, तो हमारे म्यूज़ियम को देख के भी पता चल जाएगा कि हमारी संस्कृति क्या है। हमारा सिनेमा देख के पता चल जाएगा हमारी संस्कृति क्या है। हमारा नाटक देख के पता चल जाएगा कि हम लोग किस टाइप का नाटक पसंद करते हैं, उससे पता चल जाएगा हमारी संस्कृति क्या है। संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान-प्रदान से बढ़ती है। अब देखो बहुत इम्पोर्टेंट बात आ रहा है, ये आदान-प्रदान से बढ़ता है। विनिमय का गुण है इसके अंदर, ट्रांज़ैक्ट होता है, इधर से उधर, उधर से इधर, ये होता है संस्कृति में। जब भी 2 देश वाणिज्य, व्यापार तथा शत्रुता या मित्रता के कारण आपस में मिलते हैं, जब 2 देश जब करीब होते हैं, क्यों करीब होते हैं भाई? या तो हम लोग दुश्मनी होगी तब करीब होंगे, मारपीट करने आएँगे एक-दूसरे को, मारेंगे, दोस्ती होगी तब करीब होंगे, है ना? या फिर हमको बिज़नेस करना है, तो करीब होंगे एक-दूसरे के। तब उनकी संस्कृतियाँ एक-दूसरे को प्रभावित करने लगती हैं। जब भी हम लोग करीब होंगे, तो हमारी संस्कृति तुमसे और तुम्हारी संस्कृति हमसे टकराएगी। टकराएगी मतलब मिक्स हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार जैसे 2 व्यक्तियों की संगति का प्रभाव दोनों पर पड़ता है। अब पत्नी किसी और संस्कृति से आई है और पति किसी और संस्कृति से आया है। दोनों मिल गए, अब दोनों का एक-दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। पत्नी है बड़ी शांत स्वभाव और पति देव जो हैं वो बहुत ही घुमक्कड़ किस्म के हैं, है ना? तो धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। पत्नी भी देखो कि घुमक्कड़ बन जाएगी कुछ दिनों के बाद। और या फिर ऐसा हो सकता है कि पति ही बेचारा घर में हमेशा बैठा रहने वाला बन जाएगा, पत्नी से इम्प्रेस हो जाएगा। दोनों के ऊपर असर पड़ता है। पति का थोड़ा घूमना कम हो जाएगा और पत्नी थोड़ा घूमने वाली बन जाएगी। एक-दूसरे पे असर पड़ जाता है। संसार में शायद ही ऐसा कोई देश हो जो ये दावा कर सके कि उससे उस पर किसी अन्य देश की संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ा है। कोई बोल देगा क्या? हमारा भारत ही नहीं बोल सकता है। हमारे भारत पे तो बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा है दूसरे देशों का। यहाँ मुग़ल लोग आए, यहाँ अंग्रेज़ लोग आए जो ज़्यादा दिनों तक राज किए, तो उसका असर है तो हमारे यहाँ। कोई भी जाति नहीं कह सकती कि उस पर किसी दूसरी जाति का प्रभाव नहीं है। जो जाति केवल देना ही जानती है, लेना कुछ नहीं, उसकी संस्कृति का एक ना एक दिन दिवाला निकल जाता है। तुम खाली देना जानोगे कि अपना संस्कृति दूसरे को सिखा दें, दूसरे को सिखा दें और दूसरे का संस्कृति एडॉप्ट नहीं करोगे, तो एक दिन हमारा हालत ख़राब, तुम्हारा हालत ख़राब। हम लोगों को दूसरे की संस्कृति का कुछ हिस्सा लेना भी आना चाहिए। बंगाल में रहते हो ना, बिहार के हो, यूपी के हो, मद्रास के हो, तो बंगाल में रहते हो, तो आकड़ में मत रहना कि हमको बंगाली संस्कृति अच्छी नहीं लगती है। अच्छा लगाना पड़ेगा, यहाँ की भाषा सीखनी होगी, यहाँ का माँस-भात खाना पड़ेगा, ठीक है ना? यहाँ का भाजा खाना पड़ेगा, खाने में संस्कृति सीखो, पहन-पहनाव में संस्कृति यहाँ का सीखो, तब जा कर के तुम्हारी संस्कृति मजबूत बनेगी, नहीं तो तुम कमज़ोर हो जाओगे, टूट जाओगे। इसके विपरीत जिस जलाशय में पानी लाने वाले दरवाजे खुले रहते हैं, उसकी संस्कृति कभी नहीं सूखती। अब जैसे एक ठो पोखर का एग्ज़ाम्पल ले लो, तालाब का, पोखरे का। अब पोखरे का दरवाज़ा खुला हुआ है कि कहीं से भी पानी आ जाए, तो वो कभी सूखेगा? हमेशा हरा-भरा रहेगा ना?
लेकिन जो तालाब अपना दरवाज़ा बंद कर ले कि हम किसी का पानी नहीं लेंगे, बारिश का भी नहीं लेंगे, हाँ, मेरा ले जा सकते हो तो ले जाओ, तो पूरा मोहल्ला अगर उसके वहाँ से एक-एक लोटा पानी रोज़ ही ले जाएगा, तो एक दिन वो तालाब सूखने लगेगा। वही हाल संस्कृति का है। उसमें सदा ही स्वच्छ जल लहराता रहता है, कमल के फूल खिलते रहते हैं, कुपमंडूकता और दुनिया से रूठ कर अलग बैठने का भाव संस्कृति को ले डूबता है। अगर रूठ के बैठे रहोगे कि नहीं मैं ये संस्कृति नहीं अपनाऊँगा, मुझे नहीं अच्छा लगता है, रूठ के बैठे रहोगे तो डूब जाओगे। अक्सर देखा जाता है कि जब हम एक भाषा में किसी अद्भुत कला को विकसित होते देखते हैं, तब तुरंत पास पड़ोस या संपर्क वाली दूसरी भाषा में हम अपने उत्स की खोज करने लगते हैं। पहले एक भाषा में शैली और किट्स पैदा होते हैं, तब दूसरी भाषा में रविंद्र उत्पन्न होते हैं। अब भाषा की बात ले लो, है ना? अब हम लोग बंगाली हो या बिहारी हो या मद्रासी हो, उड़िया हो, जो भी हो, हम लोग बंगाल में रह रहे हैं तो बंगाली भाषा का असर पड़ा है ना, सीखे हैं कि नहीं? पहले हम लोग सिर्फ इंग्लिश सीखते थे, ठीक? अब कितना असर पड़ा है, हमारे ऊपर मुगलों का भी असर है, उनकी संस्कृति का भी कुछ ना कुछ अंश है, देखा जा सकता है। हमारे ऊपर अंग्रेजों का भी अंश दिखता है, हमारे यहाँ गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का अंश है, दिखता है। पहले एक देश में बुद्ध होते हैं, तब दूसरे देश में ईसा मसीह का जन्म होता है। अगर मुसलमान इस देश में नहीं आए होते तो उर्दू भाषा का जन्म नहीं होता। मुगल कलम की चित्रकारी की यहाँ पैदा हुई होती। अगर यूरोप से भारत का संपर्क नहीं हुआ होता तो भारत की विचारधारा पर विज्ञान का प्रभाव देर से पड़ता और राम मोहन राय, दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गांधी में से कोई भी सुधारक उस समय जन्म नहीं लेते जिस समय उनका जन्म हुआ। कहने का मतलब हम लोगों ने सबसे सीखा है। आज हम लोग देश की आज़ादी पाए हैं, क्यों पाए हैं भाई? आज़ाद ख्यालों की वजह से। ये आज़ाद ख्याल कैसे आए? क्योंकि हम लोग यूरोप के कॉन्टैक्ट में आए। यूरोप के कॉन्टैक्ट में आए तो आज़ाद ख्याल आया, आज़ाद ख्याल आया तो आज़ादी की भावना आए हमारे अंदर आई, है ना? जब भी दो जातियां मिलती हैं उनके संपर्क या संघर्ष से जिंदगी की एक नई धारा फूट निकलती है जिसका प्रभाव दोनों पर पड़ता है। आज अंग्रेजों के ऊपर भी हमारे देश का प्रभाव पड़ा है, इतनी देर तक हमारे साथ रहे, 200 साल तक, उन पे भी असर पड़ा है हमारा और हम पे भी असर पड़ा है उनका। आदान प्रदान की प्रक्रिया संस्कृति की जान है। संस्कृति का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आदान प्रदान का क्रिया, और इसी क्रिया से ये अपने आप को जिंदा रखती है। केवल चित्र, लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ अगर कुछ समझाने लायक है तो समझाऊंगा। केवल चित्र, कविता, मूर्ति, मकान, पोशाक पर ही नहीं, सांस्कृतिक संपर्क का प्रभाव दर्शन और विचार पर भी पड़ता है, ठीक है ना? तो ये जो सांस्कृतिक संपर्क होता है ना, तो जब हम लोग एक देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति से जब मिलती है तो उसका असर सिर्फ हमारे चित्रों, कविताओं, मूर्तियों, मकानों, पोशाकों पर ही नहीं पड़ता है, हमारी थॉट्स पे भी पड़ता है, हमारी सोच पर, हमारे दर्शन शास्त्र पे भी पड़ता है। तुम्हारी संस्कृति से हम अपने दर्शन शास्त्र को थोड़ा और प्रोग्रेसिव बनाते हैं। हमारी संस्कृति को सीख करके तुम अपने फिलॉसफी को और डेवलप कर लेते हो, अपनी पोएट्री को और डेवलप बनाते हो। एक देश में जो दार्शनिक और महात्मा उत्पन्न होते हैं, उनकी आवाज़ दूसरे देशों में भी मिलते-जुलते दार्शनिकों और महात्माओं को जन्म देती है। अब हमारे यहाँ महात्मा गांधी जन्म लिए, तो उनके विचार से मैच करने वाले यूरोप में भी बहुत सारे महात्मा लोग पैदा हुए। उनके वहाँ के जो महान-महान लोग थे, उनकी विचारधारा से मैच करते हुए हमारे यहाँ भी बहुत सारे पैदा हुए। एक देश में जो धर्म खड़ा होता है, वह दूसरे देशों के धर्मों को भी बहुत कुछ बदल देता है। यही नहीं, बल्कि प्राचीन जगत में तो बहुत से ऐसे देवी-देवता भी मिलते हैं, जो कई जातियों के संस्कारों से निकलकर एक जगह जमा हुए हैं। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है। पूरे चैप्टर में एक ही बात, निबंध में एक ही बात हम लोग सीखते आ रहे हैं, और वो ये है कि संस्कृति समाई हुई है हमारी सभ्यता में, और एक दूसरे के मेल जोल से ही इसका प्रचार प्रसार होता है, फलता फूलता है। हमारा रिवाज, अगर हमारे साथ बहुत सारा मुस्लिम परिवार रहेगा तो उसका रिवाज बन जाएगा, उसका रिवाज हमारा रिवाज बन जाएगा, बन ही गया है। आज मुसलमान हमारे दुर्गा पूजा को बड़े अच्छे से एंजॉय करते हैं, हम लोग भी ईद बकरीद को उस दिन छुट्टियां मनाते हैं, कुछ नहीं एंजॉय कर पाते हैं तो कम से कम छुट्टियां मनाते हैं, स्कूल कॉलेज बंद हो जाता है। और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत से समा जाती है। सांस्कृतिक दृष्टि से वह देश और वह जाति अधिक शक्तिशाली और महान समझी जानी चाहिए, जिसमें विश्व के अधिक से अधिक देशों की संस्कृति के जज्बे मिल गए हों, और उसको पचा करके बड़े से बड़े समन्वय उत्पन्न करे। मतलब तुम्हारा देश भारतवर्ष तब बहुत महान होगा जब वो बाहर के देशों का, बहुत सारे देशों का संस्कृति को अपनाए
उसको पचाए और पचा करके उनकी संस्कृति और अपनी संस्कृति का एक समन्वय बनाए, एक बैलेंस बनाए, ठीक है ना? तो हमारा देश बहुत महान होगा और बहुत तरक्की करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। भारत देश और भारतीय जाति इस दृष्टि से संसार में सबसे महान है। इस हिसाब से अगर देखें तो हम लोग सबसे महान हैं क्यों? हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएँ, बहुत सारी संस्कृति का तालमेल है, लेखा-जोखा है और हम लोग सबको बैलेंस बना के लेके चलते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आया, चैप्टर को बार-बार पढ़ना, समझना। थैंक यू।